हेलो स्टूडेंट्स। वो इस वीडियो के पहले हम लोग जूम ऐप पे पढ़ चुके थे। अरेस्टेड का प्रयोग, अरेस्टेड के प्रयोग के आधार पे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब चालक की लंबाई परिमित हो, बायो-सेवर्ट नियम, जब चालक की लंबाई अनंत हो, उसके लिए भी हम लोग एम्पियर के परपथी नियम से उसका मान निकाल लिए थे। फिर धारावाही परिनालिका, फिर उसके बाद से टोरॉयड, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों को उसके आगे जो पढ़ना है वो ये है कि किसी आवेशित कण के चलने के कारण उस आवेशित कण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या उस आवेशित कण पर लगने वाले बल, इन सब तथ्यों के विषय में अध्ययन करना है। तो आवेशित कण पर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, क्योंकि अगर कण स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, गतिमान आवेशित कण पर बल, इसी बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। क्योंकि इस बल का पता जो है सबसे पहले लॉरेंज ने लगाया था, इसलिए इस बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या है? तो जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, आपको पहले से पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम समानांतर रेखाओं से दिखाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से। तो अगर कहीं पे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई भी आवेशित कण मतलब धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जब वह इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पे बल लगता है। आवेशित कण पे जो बल लगता है उस बल का मान लॉरेंज महोदय ने दिया था कि अगर इस कण का कुल आवेश हो Q, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो V, और इस आवेशित कण की गति, वो चाल जो है वो उसका मान अगर V हो, और ये आवेशित कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण में चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण पर लगने वाले बल की मात्रा जो होती है F इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा होता है। ये जो Q है ये आवेश की मात्रा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, V जो है इस आवेश का वेग है, और थीटा जो है B और V के बीच में बना कोण है। अब प्रश्न ये उठता है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित कैसे होता है, या इस पे बल कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, यहाँ पे है इतनी बल की मात्रा होती है। ये प्रयोग से ये सूत्र प्राप्त किया गया है, इसलिए इसके निगमन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यू बी भी साइन थीटा के आधार पे हम लोग उस आवेशित कण पे लगने वाले बल की मात्रा को निकाल लेंगे। प्रश्न ये उठता है कि इस आवेशित कण पे बल क्यों लगता है। एकदम सरल है ये बात कि बल क्यों लगता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक में आवेश चलते हैं तो चालक में आवेश के चलने के कारण चालक में वैद्युत धारा का होना माना जाता है। आवेशों की गतिशीलता से वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जब किसी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इस धारा के कारण, अरेस्टेड ने बताया था कि इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश चल रहा है, उस आवेश के चलने के तुल्य जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस विद्युत धारा के कारण जो है उस विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब एक चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से लगाया गया है और एक चुंबकीय क्षेत्र जो इस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार दो चुंबकीय क्षेत्र जो है परस्पर अन्योन्य क्रिया करके एक दूसरे को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रक्रिया में इस आवेश पे जो है बल आरोपित होता है। अब इस लगने वाले बल की मात्रा के लिए हम लोग स्थिति अगर देखें तो स्थिति में पहली स्थिति है
जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करें, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में होगा थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 क्यों? क्योंकि चालक जो आवेश है वह इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऐसे इस दिशा में ही प्रवेश करे, ये धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, ऐसे इसकी दिशा में प्रवेश करे, या 180 अंश का भी कोण अगर बन जाए, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, मतलब समानांतर ही होना चाहिए लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, तो 0 अंश हो या 180 अंश हो, तो 0 और 180 अंश का मान जो है साइन में, साइन 0 अंश का मान और साइन 180 अंश का मान, इन दोनों का मान जो है 0 होता है। तो इस अवस्था में इस आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा जो है वह शून्य हो जाएगी, यानी यह बराबर हो जाएगा क्यू बी भी साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्यू बी भी इंटू 0 और ये 0 हो जाएगा। यानी कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करे या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करे, तो उस आवेश पर उस कण पर कोई लारेंज बल आरोपित नहीं होता है। और दूसरी स्थिति मतलब जब आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करें। दूसरी स्थिति है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत प्रवेश करें या गति करें, तो थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90। अब इस तथ्य को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को चित्र लेना पड़ेगा बढ़िया सा। जैसे मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है इस समतल बोर्ड के तल पर बाहर से अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल पे या बोर्ड के तल पे जब अभिलंबवत लिया जाता है अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा देते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे भी इस तरह की बातें आएंगी, तो उसको हम ऐसे क्रॉस से दिखा देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर से अंदर की ओर। अब कोई आवेशित कण मतलब धन आवेशित कण ही ले लिया जाए, आवेशित कण अगर भी वेग से इसके भीतर प्रवेश करता है, तो उस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र और इस वेग के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का हो जाएगा। तो इस आवेशित कण पे बल लगता है। बल का दिशा जो है हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं, FBI से, FBI चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा, उस आवेश पर या तार पर लगने वाले बल की दिशा। धारा की दिशा मतलब धारा की दिशा आवेश है तो धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में लेते हैं, या धारा की दिशा जो है ऋण आवेश अगर है तो उसके ऋण आवेश की गति के विपरीत धारा की दिशा लेते हैं। जैसे अगर धन आवेश यहाँ लिया गया है तो धारा की दिशा ऐसे ही माना जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र स्थल के लंबवत भीतर की ओर है तो लगने वाले बल मतलब ऐसे होगा, ऐसे ये स्थिति आएगी। ये धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो बल इस चालक पे, ये कण यहाँ पहुँचेगा, इस कण पे बल लगेगा, इसकी गति की दिशा इधर है, बल लगेगा इधर। गति की दिशा प्रारंभिक गति की दिशा और ये नए बल की दिशा। इस प्रकार अब ये नया बल जो है इसके गति की दिशा के लंबवत लग रहा है। जो लारेंज बल लग रहा है उस लारेंज बल की दिशा जो है इस आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत लग रहा है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा सदैव इस वस्तु की गति की दिशा के लंबवत हो, इस वस्तु की गति का जो बिंदुपथ होता है वो वृत्तीय हो जाता है। जब कोई वस्तु गतिशील हो और वस्तु पे बल लग रहा हो और उस बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के लंबवत हो, तो वस्तु की गति का पथ जो है सर्कुलर हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है। ये कंडीशन यहाँ पे है। वस्तु की गति की दिशा इधर है और वस्तु पे बल जो है इस गति की दिशा के लंबवत लग रहा है,
इस आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है, इस बल के दिशा के कारण जो है इस आवेशित कण के गति का जो पथ है वह वृत्तीय हो जाएगा। अब ये वृत्तीय पथ पर गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इसके बाद भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई कण या वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उस वस्तु पर एक बल चाहिए और उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के या अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में कोई भी कण, कोई भी वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकती। इसको भी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो इस आवेशित कण को इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए मिलने वाले अभिकेंद्र बल, जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो वह अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा लारेंज बल से। तो आवेशित कण पर लगने वाला लारेंज बल कितना है? आवेशित कण पर लगने वाले लारेंज बल की मात्रा है QBV साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है तो हो जाएगा QBV। और अभिकेंद्र बल कितना चाहिए? तो अभिकेंद्र बल के लिए इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या को r मान लें। कण का वेग हम लोग को पता है v है, और कण का द्रव्यमान जो है m मान लें। मतलब यदि कण का द्रव्यमान m हो, वेग v हो और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कितना चाहिए? आवश्यक अभिकेंद्र बल की मात्रा जो है वो कितना चाहिए? तो वो होता है mv²/r। और ये भी तर्क दिया गया है कि इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की जो मात्रा है इस आवेश पर लगने वाले लारेंज बल से प्राप्त होगा। अर्थात इस लारेंज बल की मात्रा और इस अभिकेंद्र बल की मात्रा दोनों बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर किया जाएगा तो हम लोग को मिलेगा mv² बाई r इज इक्वल टू QBV। एक भी ये कैंसिल होगा और यहाँ से मिल जाएगा r इक्वल टू mv बाई QB। यह है वृत्तीय पथ की त्रिज्या। वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है उस आवेशित कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग द्रव्यमान के कणों को अगर उसमें प्रवेश कराया जाए तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी त्रिज्या अधिक होगी और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी त्रिज्या भी कम होगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से अलग अलग द्रव्यमान के आवेशों को उसके भीतर अगर प्रवेश कराया जाए तो द्रव्यमान अलग अलग होगा, आवेश की मात्रा भी समान होगी तो द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन आवेश की मात्रा अगर अलग अलग है तो आवेश की मात्रा के ये त्रिज्या जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसमें आवेश की मात्रा अधिक होगी उसकी त्रिज्या कम होगी, जिसमें आवेश की मात्रा कम होगी उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यह है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो वृत्तीय पथ प्राप्त करता है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाती है इतनी। अब इस लारेंज बल के कारण जो है एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि लारेंज बल के कारण वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लारेंज बल के कारण वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लारेंज बल की दिशा और वस्तु के गति की दिशा सदैव परस्पर लंबवत रह जाते हैं। इसलिए इस लारेंज बल से आवेशित कण न तो एक्सेलरेट होता है और न ही उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है, अर्थात उसका वेग जो है समान बना जाता है। यानी कि कुल ऊर्जा की मात्रा में उसकी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रारंभिक अवस्था में जितनी ऊर्जा हम उस आवेश को दिए हैं वह ऊर्जा उसमें अंत तक बना रहता है या उसके ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर आवेश की मात्रा Q है, अगर उसको V बोर्ड से त्वरित किए हैं, आवेश की मात्रा Q है और Q आवेश की मात्रा को V बोर्ड से त्वरित किए हैं तो उसके अंदर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, गतिज ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी Q × V। और द्रव्यमान M माना ही गया है, वेग भी V माना गया है। तो गतिज ऊर्जा का एक और सूत्र हम लोगों के पास है K = 12 mv
गतिज वेग मात्रा होती है हाफ mv²। अब इन सूत्रों की सहायता से इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। इन सूत्रों की सहायता से अगर हम लोग इन दोनों को बराबर करें तो ये मिलेगा हम लोगों को mv²/2 = QV। ये वोल्ट है विभव, V वोल्ट पे Q आवेश को त्वरित करने पे इतनी ऊर्जा मिलती है, तो QV ये वोल्ट है, विभव का मान है। तो यहाँ से V का मान निकाल सकते हैं हम लोग, ये वेग वाला V है 2qv/m, इसलिए V का मान हो जाएगा √2qv/m। अब इस V के मान को उठा कर रख दिया जाएगा, इस V के मान को उठा कर रख दिया जाएगा समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में इस V के मान को यहाँ रखना है। तो अब हम लोग को R का मान कितना मिलेगा, अब R हो जाएगा m/qb और V का मान है √2qv/m। तो ध्यान से देखिए, इस m से ये m कैंसिल होगा, q से q कैंसिल होगा, तो ये q भी जाएगा हर में, तो ये r का मान हो जाएगा √2mv/q और ये b बच जाएगा, b जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे 1/b, अलग लिख लें। तो यह भी त्रिज्या के लिए एक सूत्र मिला, जिसमें हम लोगों को अगर उस आवेश का कितने वोल्ट पे त्वरित किया गया वह मान ज्ञात है, तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग फिर त्रिज्या निकाल सकते हैं। यह है समीकरण, यह भी एक आंकिक प्रश्न के लिए बहुत ही उपयोगी फार्मूला है। फिर यहाँ पे हम लोग को मिला हुआ है ये सूत्र। अब इस आवेशित कण का टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रोटेशन, वृत्तीय पथ पे परिक्रमण काल निकालना हो, आवर्त काल जिसे कहते हैं, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो आवर्त काल को हम लोग अगर T मान लें, यदि आवर्त काल, इस कण का आवर्त काल टाइम ऑफ पीरियड T हो तो T बराबर, तो T वही टाइम है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी 2πr, और चाल कितनी है इसकी v। तो 2πr, r का मान जो वहाँ निकाले थे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 2π/v, और r का मान निकाले थे वहाँ पे वो आवेशित गति के पथ में जो पहला सूत्र निकला था, r बराबर mv/qb इंटू mv/qb। तो यहाँ v से भी कैंसिल आउट होगा और टाइम ऑफ पीरियड मिल जाएगा हम लोगों को t = 2πm/v कैंसिल है qb, 2πm/qb। तो ये टाइम ऑफ पीरियड ये आवर्तकाल के लिए है। अब आवर्तकाल निकला तो आवृत्ति भी निकलेगी। आवृत्ति, तो आवृत्ति का तो सीधा परिभाषा है कि प्रति सेकंड किए गए चक्करों की संख्या को इसकी आवृत्ति कहेंगे। तो यदि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इस आवेशित कण की n हो तो क्या हो जाएगा, n = 1/t, और इसे t की जगह पे ये वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ से n का मान मिल जाएगा हम लोगों को qv/2πm। ये आवृत्ति ज्ञात करने का एक फार्मूला है। तो अभी तक हम लोगों ने दो स्थिति में अध्ययन किया। पहला स्थिति में हम लोगों ने देखा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करता है, अर्थात थीटा का मान 0 अंश है या 90 अंश है, इस स्थिति में लॉरेंट बल की मात्रा सीधे 0 है, अर्थात उस पर कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात वो आवेश जो बिना विक्षेपित हुए उस चुंबकीय क्षेत्र में गमन करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसके विपरीत जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो आवेश के गति का पथ जो है वृत्तीय हो जाएगा। वह आवेश जो है उस चुंबकीय क्षेत्र को भेद भी सकता है यदि उसकी ऊर्जा अधिक है, और नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी अधिक है
तो वह आवेश जो है उस चुंबकीय क्षेत्र में घुसने के बाद उसी चुंबकीय क्षेत्र में अनंत काल तक चक्कर लगाता रह जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन में अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो ये गति जो अनंत काल तक चल सकती है। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों चक्कर लगाते हैं। तो इस सर्कुलर मोशन में एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वर्क डन 0 होता है। पढ़ा गया है कि W बराबर FD cos थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू जो है 90 अंश हो जाती है। इस अवस्था में इस पूरे वर्क डन की मात्रा शून्य हो जाता है और इस प्रकार वृत्तीय पथ में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो वो आवेश जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में अनंत काल तक गति करता रहेगा। ये दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति है कि जब आवेशित कण जो है न तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करें और न ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें, चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण में उसके भीतर प्रवेश करें। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पे प्रवेश करे, जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं इसमें मान लीजिए राइट टू लेफ्ट चुंबकीय क्षेत्र है, राइट टू लेफ्ट इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब तक हम लोगों ने 2 का अध्ययन किया, आवेशित कण ऐसे गति करें उस अवस्था में फोर्स इक्वल टू 0, या आवेश ऐसे प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र में फिर भी फोर्स 0। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब आवेश अगर ऐसे प्रवेश करे, ऐसे प्रवेश करे, यानी कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उस अवस्था में भी अध्ययन किया गया थीटा बराबर 90 अंश होगा। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश इसके क्षेत्र की दिशा के किसी कोण पे प्रवेश करे, थीटा कोण में मान लीजिए प्रवेश करे ऐसे, तो जब थीटा कोण में प्रवेश करेगा, इसको चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। आवेश जो है मान लीजिए कि धन आवेश है और ये जो है ऐसे प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे, लंबवत न प्रवेश करके थीटा कोण में प्रवेश कर रहा है और इसका वेग वही मानेंगे v है। तो निश्चित है कि ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। इस वेग के 2 घटक होंगे, एक घटक होगा क्षैतिज घटक जिसे हम लोग बोलते हैं, वह होगा v cos थीटा, इसे हम लोग समानांतर या क्षैतिज घटक भी कह सकते हैं, और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्व घटक v sin थीटा, ये हम लोगों का लंब घटक है। तो सीधे एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि v cos थीटा जो इस आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेगा और v sin थीटा की वजह से जो फोर्स उत्पन्न होगा लॉरेंज फोर्स, वो फोर्स जो है इस आवेश को वृत्तीय पथ पे गति कराने का प्रयत्न करेगा और दोनों बल जो एक साथ काम करेंगे। तो जो ये दोनों बल एक साथ काम करेंगे, इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा कि ये आवेश जो है, इसके पहले की स्थिति में आवेश जो एक ही पथ पे लगातार गति कर रहा था क्योंकि उसमें कोई टेंजेंशियल फोर्स था ही नहीं। इस सिचुएशन में आवेश जो कि चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे प्रवेश किया हुआ है, इस पर इन 2 वेग के घटक होने के कारण 2 दिशाओं में बल लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत लगेगा। अब इन दोनों बलों का परिणाम ये होगा कि अब ये आवेश जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक ही स्थान पर गति करने की बजाय ये इसके थ्रू अगर गति करेगा तो वृत्तीय गति करेगा, इसके थ्रू गति करेगा तो रेखीय गति करेगा। तो दोनों फोर्स एक साथ काम कर रहा है, तो ये आवेशित कण जो दोनों प्रकार की गति करेगा, मतलब सर्कुलर और लीनियर दोनों मोशन एक साथ प्राप्त करेगा। ये सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूमेगा वृत्तीय पथ पे, और लीनियर मोशन में अर्थात इसके गति का जो पथ होगा, वो गति का पथ जो है ऐसे होता हुआ ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि इसके गति का जो पथ होगा वो पथ, इसी को हम लोग कहते हैं हेलिक्स, कुंडलिनी। हेलिक्स की आकृति का गति करेगा, मतलब हर चक्कर में वो कुछ रेखीय दूरी भी तय करेगा, कुछ वृत्तीय पथ को भी पूरा करेगा और रेखीय दूरी भी करेगा, लेकिन हर दूरी में वो एक ये दूरी तय कर लेगा जिसको कि हम लोग पिच कहते हैं, पिच PITCH, पिच पाथ। मतलब एक सर्कुलर मोशन पूरा करने में कितना रेखीय दूरी का, एक वृत्तीय पथ पूरा कर लेने में वो आवेशित कण जितना रेखीय दूरी तय करता है, उस दूरी को हम लोग कहते हैं पिच या पथ। तो इसमें त्रिज्या वगैरह निकालना, त्रिज्या का सूत्र हम लोगों के पास है R = mv/qb वृत्तीय पथ पे,
अब यहाँ बेग का घटक जो है लंब घटक है, और बेग का घटक जब लंब घटक है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, ये लंब कर देंगे, ये हो जाएगा यम भी साइन थीटा बाई क्यू भी। सेम थिंग जो इसके पहले हम लोग पहले 90 अंश कोण पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे, वहाँ बेग भी था तो भी लिया गया था, यहाँ बेग है भी लेकिन उसका घटक है इसके लंब दिशा में, इसलिए भी साइन थीटा लिया गया है। इसलिए यहाँ पे अब इसकी त्रिज्या जो है एम भी साइन थीटा हो जाएगा, एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, टाइम ऑफ पीरियड अभी निकाला गया था, टाइम ऑफ पीरियड निकला था हमारा टी इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी, ये टाइम ऑफ पीरियड निकला था। यानी कि एक इतने समय में यह आवेशित कण जो है पूरा एक वृत्तीय पथ पूरा कर लेता है, तो इतने समय में कितना रेखीय दूरी तय करेगा, एक वृत्तीय पथ पूरा करने में चली गई दूरी को ही हम लोग पथ कर रहे हैं, तो इस पिच की दूरी कितनी होगी, इस पिच का मान होगा, पिच या पथ की लंबाई, इस पिच या पथ की लंबाई हो जाएगी, लंबाई वही चाल वो समय, तो चाल कितना इसका, इस पथ का मान हो जाएगा ये भी पैरेलल वो है टी, अब भी पैरेलल मतलब भी cos थीटा और टी मतलब ये 2πm बाई क्यू भी, ये हो जाएगा इस पथ की लंबाई। अब इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, 2πm भी बाई क्यू बी इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा इसके पथ की लंबाई, पिच की लंबाई। तो ये पूरा है अब तक जो समझा गया, ये पूरा का पूरा जो है लॉरेंट्ज बल के अंतर्गत आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसको स्वयं भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, और ये अन्य चीज़ों को समझने में बहुत सहायक है। इसलिए इसका अध्ययन जो बहुत अच्छे से और ध्यान से समझते हुए इसको करना है, और इसका नोट्स जो है बढ़िया से बनाना है। ओके।